गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास है मॉडर्न इंडिया की क्लास है। हम लोग पहली बार मॉडर्न इंडिया का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया की क्लास में हम लोग मॉडर्न इंडिया का ओवरव्यू पहले करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया का डिटेल जो डिस्कशन है। अब मॉडर्न इंडिया ओवरव्यू कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ा पहला इशू है कि मॉडर्न इंडिया का ओवरव्यू किस तरह किया जाए, कैसे मॉडर्न इंडिया को देखा जाए। मॉडर्न इंडिया को देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि किस तरह से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुई। जो सबसे पहला इशू क्या है, अगर आप देखें तो जो विश्व की खोज हुई, जो डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड स्टार्ट हुई, डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड से आप कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया का एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1498 में। स्पेन, कोलंबस, इंडिया, अमेरिका। अब ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। 1498 में स्पेन के कोलंबस ने भारत की तरफ चलना शुरू किया। वह भारत को खोजना चाहता था। भारत को खोजने के प्रयास में वह अमेरिका पहुंच गया। 1498 वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप, यह अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, कभी आप जाएंगे तो जरूर देखेंगे। तो वहां केप ऑफ गुड के रास्ते से वह कहां पहुंचा, कालीकट। हिरीश कालीकट। और जब वो वापस गया, जब वो अपना वॉयस लेकर वापस गया, तो उसने जितने में सामान खरीदा उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो 60 टाइम प्रॉफिट से क्या हो गया, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, एक लोगों को ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा भारत के व्यापार से एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उस समय एक ट्रायंगुलर ट्रेड का विकास हुआ। ट्रायंगुलर ट्रेड, अब ये ट्रायंगुलर ट्रेड था क्या, उसके बाद एक ट्रायंगुलर ट्रेड का विकास हुआ। ये ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था, जो ये लोग वहां से चला करते थे, जो ये ट्रेड था अफ्रीका का, जो 15वीं सेंचुरी में जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, उसमें क्या होता था, इन द बिगिनिंग, शुरू में गोल्ड एंड आइवरी फॉर अफ्रीका, गोल्ड एंड आइवरी जो था ऑफ अफ्रीका हैड अट्रैक्टेड द फॉरेनर। तो पहले क्या हुआ, गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीका का से जो गोल्ड और आइवरी है, वह पहली बार सबसे ज्यादा लोगों का आकर्षण उसमें स्टार्ट हुआ। और बहुत जल्दी जो ट्रेड विद अफ्रीका था, ये सेंटर अराउंड क्या, ट्रेड, स्लेव ट्रेड में। फिर जो ट्रेड विद अफ्रीका था, ट्रेड विद अफ्रीका, यह सेंटर कर गया, इट इज सेंटर्ड अराउंड स्लेव ट्रेड, दासों के व्यापार से। तो जो ट्रेड था, यह दासों के व्यापार के साथ यह ट्रेड जो है वह सेंटर कर गया। तो जो बिगिनिंग में, अब देखिए सवाल क्या हो गया, गोल्ड और आइवरी। अब सवाल क्या हो गया, इनिशियली अफ्रीका के साथ ट्रेड क्या था, गोल्ड एंड आइवरी।
सोना और हाथी दांत, बाद में वो स्लेव ट्रेड। अब इन दोनों चीजों को आप मिक्स करके सवाल बनाइए। यू मिक्स दीज टू थिंग्स एंड प्रिपेयर ए क्वेश्चन कि जो पूर्व के साथ व्यापार आरंभ हुआ, उस व्यापार में आरंभ में गोल्ड और एवरी था, बाद में यह स्लेव ट्रेड में आकर कंसंट्रेट करके सेंट्रलाइज कर गया। अब इसी को ऑप्शन ए कर दो, इसी को ऑप्शन बी कर दो। अगर आपने इसको एक ही सवाल में दो ऑप्शन कर दिए, एक में आपने लिख दिया इनिशियली इट वाज गोल्ड एंड एवरी, लेटर ऑन इट वाज सेंटर अराउंड इन द स्लेव ट्रेड, आपने जहां ये दोनों डाल दिया आपका सवाल मुश्किल हो गया। तो जब तक आप सवाल की मुश्किलाहट को नहीं समझेंगे, कोई फायदा इस परीक्षा में नहीं हो पाएगा। तो जो शुरू में गोल्ड और एवरी था ट्रेड, बाद में वह स्लेव ट्रेड में हो गया। और 16th सेंचुरी में ट्रेड वॉज ए मोनोपोली ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। अभी तक इंग्लैंड पिक्चर में नहीं है। 16th सेंचुरी में ट्रेड मोनोपोली किसकी थी? स्पेन एंड पुर्तगाल। अभी तक आपके पिक्चर में इंग्लैंड नहीं आया हुआ। तो 16th सेंचुरी में जो ट्रेड था, जो मोनोपोली थी, वो ट्रेड की स्पेन और पोर्चुगल थी। उसके बाद डोमिनेट किसने किया? डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। डच, उसके बाद आते हैं डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो अगर आप देखें ये और ये 5 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं जो ट्रेड को डोमिनेट कर रही थी। कौन कौन सी थी? स्पेन, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन। इनिशियली क्या था? इन दोनों की मोनोपोली थी। बाद में, अब जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी पर एक सवाल बनाता हूं। लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड। सी, देखिए, ट्रेड, व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड विद द ट्रेड विथ ईस्ट। पूर्व के साथ व्यापार के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही है? ए, स्पेन वॉज हैविंग मोनोपोली इनिशियली। बी, इनिशियल ट्रेड विद अफ्रीका वॉज आइवरी एंड गोल्ड।
शुरू में जो अफ्रीका के साथ व्यापार था उसमें हाथी दांत और सोना हुआ करता था। सी, लेटर ऑन ट्रेड विद द स्लेव डोमिनेटेड, बाद में जो दासों का व्यापार था, बाद में जो दासों का व्यापार था वह प्रभावी होने लगा। सी, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश इंटर्ड इन द ट्रेड लेटर ऑन। अब इसका आंसर करिए, फास्ट करिए आंसर, कौन सा सही है आंसर? फास्ट फास्ट आंसर करिए, एज फास्ट एज पॉसिबल। जल्दी आंसर करिए, फास्ट आंसर करिए इसका। कोई आंसर नहीं कर पा रहा। इसमें एक ट्रिक मैंने डाली है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों थे। मैंने पुर्तगाल का नाम हटा दिया। अब देखिए, यह सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया आपको। अब यह उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि स्पेन और पुर्तगाल, जो मैंने क्या बोला कि स्पेन और पुर्तगाल के पास इनिशियल मोनोपोली थी। 16th सेंचुरी में ट्रेड वॉज ए मोनोपोली ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। लेटर इस वॉज डोमिनेटेड बाय द डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश मर्चेंट। तो इनिशियल क्या था? स्पेन एंड पुर्तगाल। तो क्या किया? पुर्तगाल हटा दिया। अब यह सवाल सही भी कह सकते हो, गलत भी कह सकते हो। यह सवाल, यह जो ये वाला आंसर है, ये देखिए, अपना जॉब क्या है? क्वेश्चन की इंट्रिकेसीज को समझना। अपना जॉब पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन की इंट्रिकेसीज को समझना। अब मैंने क्या बोला? स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों की मोनोपोली थी। स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों की मोनोपोली थी। बाद में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन तीनों ने वहां पर कब्जा करना शुरू किया। तो लेटर क्या है? डोमिनेटेड। यहां से मैंने क्या किया? यहां डोमिनेटेड शब्द आ भी सकता था, नहीं आ सकता था। अब यह उत्तर सही है या गलत है, इस पर सवाल आप लोग, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आप लोग इस पर बहस करते रहोगे। मेरे ख्याल से उत्तर ठीक होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जानबूझकर पुर्तगाल शब्द हटा दिया, सो दैट योर माइंड नीड टू वर्क, कि कैसे एग्जामिनेशन में एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब 16th सेंचुरी में ये हो गया, तो अब आते हैं ट्रायंगुलर ट्रेड पे। ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय व्यापार। अब आते हैं हम त्रिकोणीय व्यापार पे कि ट्रायंगुलर ट्रेड किस तरह का था। जो लोग जाते थे, जो अफ्रीका के साथ जो स्लेव लिया करते थे, तो जब फ्रेंच, डच और ब्रिटिश मर्चेंट डोमिनेट करने लगे, पार्टिकुलरली आफ्टर 1650, अफ्रीकन को बेचते थे एज ए स्लेव वेस्ट इंडीज में एंड नॉर्थ में, साउथ अमेरिका में। और जो स्लेव की शिप थी, ये कैरी करती थी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम द यूरोप। ये जो शिप चली, शिप, इसमें स्लेव रखे गए, यह शिप चली, स्लेव उतारे गए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रख दिया गया। तो जब ये ट्रेड स्टार्ट हुआ, देखें आप, पहले स्लेव चले, तो जो ये शिप चलती थी, यह कहां जाती थी? वेस्ट इंडीज में, नॉर्थ में, साउथ अमेरिका में। और जो स्लेव, जो शिप कैरी करती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द यूरोप
टू अफ्रीका और एक्सचेंज करती थी द कोस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर नेग्रोस, और फिर ले जाती थी स्लेव को अक्रॉस द अटलांटिक और एक्सचेंज करती थी कॉलोनियल प्रोड्यूस ऑफ द प्लांटेशन और माइंस, और फाइनली उसको वापस लेके सोल्ड करती थी यूरोप में। तो अब ये ट्रेड कैसे हो गया? स्लेव मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स। इसको लिया, उतारा, इनको रखा, बेचा, लिया, वापस गए। तो यह जो ये जो पूरा सिस्टम बना, तो क्या हो गया? जो एक ट्रायंगुलर ट्रेड बना जिसमें गुड्स एक्सचेंज होता था। तो जो स्लेव शिप कैरी करती थी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कैरी करती थी और अफ्रीका जाती थी, उसको एक्सचेंज करती थी कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, निग्रोस को लेती थी, उन स्लेव्स को लेके अक्रॉस एटलांटिक जाती थी, उसको एक्सचेंज करती थी फॉर कॉलोनियल प्रोड्यूस में, जिसे प्लांटेशन होते थे और माइंस होते थे, और फाइनली ब्रॉड बैक करती थी एंड सोल्ड करती थी प्रोड्यूस इन यूरोप। इट वॉज इमेंस प्रॉफिट। जो ट्रायंगुलर ट्रेड था वह कॉमर्शियल सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। दिस ट्रायंगुलर ट्रेड जो था, दैट इज द कॉमर्शियल सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। यह फ्रांस और इंग्लैंड एंड इंग्लैंड की जो कॉमर्शियल सुप्रीमेसी थी, उस पर बेस्ड था। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल सुप्रीमेसी ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो फ्रांस एंड इंग्लैंड की कॉमर्शियल सुप्रीमेसी के रूप में बेस हुआ करता था। और जो प्रॉफिट था, अगर हम इस स्लेव ट्रेड का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम द स्लेव ट्रेड और जो स्लेव वर्क प्लांटेशन था, यह प्रोवाइड करता था कैपिटल जो फाइनेंस किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को 18th और 19th सेंचुरी में। तो 18th और 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है, जो स्लेव ट्रेड का प्रॉफिट था, स्लेव ट्रेड प्रॉफिट इससे फाइनेंस किया गया किसको? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। हम लोग बोर्ड हिस्ट्री में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एक से स्लेव ट्रेड का प्रॉफिट था, इस स्लेव ट्रेड के प्रॉफिट से क्या हुआ कि स्लेव ट्रेड के प्रॉफिट ने ट्रेड एंड से जो कहते हैं जो स्लेव ट्रेड का प्रॉफिट था और स्लेव जो वर्क प्लांटेशन था, इसने जो कैपिटल दिया उसने फाइनेंस किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th और 19th सेंचुरी का। इस बैकग्राउंड में इंडिया आता है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट वी नीड टू ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया। अब इंडिया में होता क्या है? जो 1498 वास्को डिगामा अब एक सवाल पीसीएस में बहुत आता है कि वास्को डिगामा कहां आया था। 1458 में वास्को डिगामा कालीकट आया। In 1498 वास्को डिगामा केम टू कालीकट और जो उसका एक पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा था वह कहां पहुंचा? मालाबार तट। इट रीच्ड एट द मालाबार, वह मालाबार के तट पर पहुंचा और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या थे? यह पूर्व में पुर्तगाल के वायसराय, पूर्व में पुर्तगाल के वायसराय। ही वॉज द वायसराय ऑफ द पुर्तगाल इन द ईस्ट। अब एक सवाल आता है प्रीलिम्स में, कहीं खासकर पीसीएस में आता है, आईएएस में तो नहीं आएगा, कि ईस्ट में पुर्तगाल का वायसराय कौन था? उसमें नाम लिख देंगे वास्को डी गामा का भी और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का भी। तो पूर्व में जो वायसराय अपॉइंट हुआ, जो पूर्व में वायसराय पुर्तगाल का अपॉइंट हुआ, वह कौन हुआ? वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हुआ। और एक पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े ने मिस्र, कालीकट के जेमुन और गुजरात के सुल्तान को संयुक्त नौसैनिक बेड़े की दीव में पराजय कर दी। अब इन्होंने क्या किया? दीव युद्ध। एक दीव में संघर्ष हो गया। दीव के पास एक युद्ध हुआ जिसमें 3 लोग थे। एक तरफ पुर्तगाल का नौसैनिक बेड़ा था, दूसरा मिस्र था, कालीकट के जेमलिन थे, गुजरात। मिस्र, जैमुरिन, गुजरात। ये तीनों एक साइड में थे वर्सेस पुर्तगाल। पुर्तगाल जीत गया। तो यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध से क्या हो गया कि गुजरात का सुल्तान, जो कहते हैं कालीकट के जैमुन और मिस्र, पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े ने मिस्र, कालीकट के जैमुन और पुर्तगाल के सुल्तान को संयुक्त नौसैनिक बेड़े को दीव में हरा दिया। और किससे क्या हो गया? नेवल सुप्रीमेसी। नेवल सुप्रीमेसी, इससे एक नेवल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। तो यू कैन से दैट द Portuguese has controlled India. Portugal has controlled India via the naval supremacy. Naval supremacy के द्वारा पुर्तगालियों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया। तो जो पहला उनका जो संघर्ष था वह उनकी नेवल सुप्रीमेसी ने इस बात को पूरा क्लियर किया। उसके बाद क्या हुआ? 1510 में विक्ट्री ऑफ गोवा। में पुर्तगालियों ने विक्ट्री ऑफ गोवा कर ली। किसने किया? अल्फांसो दे बबुर्क। अल्फांसो दे बबुर्क। अब फिर सवाल क्या आ गया कि किसने गोवा की विजय प्राप्त की थी? अब इस पे सवाल बनाते हैं। चलिए, कम ऑन द क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्चुगीज was decisive because they entered early in the East trade. B, they were having naval supremacy. C, other European forces not yet entered in the fray in initial stage. D, Indian
rulers conspired for their success। चलिए, the establishment of Portuguese was decisive because A, they entered early in the East Trade। वह पूर्व के व्यापार में जल्दी प्रवेश कर गए। They were having the naval supremacy, उनके पास नौ सैनिक सर्वोच्चता थी। C, other European forces not yet entered in the fray in the initial stage, और यूरोपीय शक्तियां शुरुआती दौर में यहां पे नहीं दौड़ी थीं। D, इंडियन रूलर्स कॉन्स्पायर फॉर देयर सक्सेस, भारतीय राजाओं ने उनकी जीत के लिए षड्यंत्र किया। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। आप लोगों का रिस्पांस स्लो आता है। बताइए, मंजीत करण सिंह पटेल, आशुतोष दुबे, विकास कुमार, इतना पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, क्या किया जा सकता है? क्या इलाज बताइए मेरे को। आप जो चीज इतनी देर से बता रहा हूं वही आपसे आंसर नहीं हो पा रहा है। कशान सिद्दीकी, अंशुमन सिंह, मस्ट बी डी। भैया अंशुमान सिंह, इतनी देर से आप क्या सुन रहे हो? कभी जो डी वाला है एक बार जिक्र किया मैंने। हैव आई एवर सेड दैट देयर वाज एनी कॉन्स्पिरेसी? It is right. They entered early in the East Trade. It is right. अभी मैंने कहा they have the naval supremacy. अभी मैंने कहा other European forces not yet entered in the initial stage. other नहीं इंटर की थी। ये कहां मैंने कहा कि किसी रूलर ने कॉन्स्पायर किया? बताइए। जो पुर्तगालीज थे इनका बिहेवियर बार्बरिक था। पुर्तगालीज का बिहेवियर बार्बरिक था, मतलब क्या था? आतंकपूर्ण था, आतंकपूर्ण था। यह लोग अलोकप्रिय थे, दे वर नॉट पॉपुलर। फिर भी ये लोग कब्जा कर गए। क्यों? नेवल सुप्रीमेसी। Because of naval supremacy, it was the naval supremacy which commanded the whole issue. नेवल सुप्रीमेसी के कारण जो उनका कंट्रोल था हाई सी में, कंट्रोल ओवर हाई सी। हाई सी क्या होता है? समुद्र के बीच में। मैं सुबह से उठ के पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, जब आप वही चीज का आंसर नहीं कर पाते जो मैं पढ़ाता हूं तो बड़ी निराशा होती है कि सुबह से पढ़ने का फायदा क्या हुआ। देखिए, कोई भी लेक्चर आपका करने के लिए अपने को 2-3 घंटे टाइम चाहिए होता है। चूंकि आज का 2 लेक्चर हैंडल करना है, आप अपने को 4-5 घंटा टाइम लगाना पड़ता है। उसके बाद पढ़ाया जाए, आप बहुत सिंपल आंसर का जवाब नहीं दे पाते हो, और उन आंसर का जवाब नहीं दे पाते हो जो पढ़ाया गया होता है। तो आईएएस कैसे बनाया जा सकता है आपको? देखिए, आईएएस बनने की कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं है इस एग्जाम को मत दीजिए आप। जो लोग यहाँ पर पढ़ाए गए चीज़ों का तुरंत आंसर नहीं कर पाते हैं वो आईएएस बिल्कुल ना दे, नहीं हो सकता है। अगर आप तुरंत इतनी आसान भाषा में इतना धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, वही चीज़ अंग्रेजी में बता रहे हैं, वही हिंदी में बता रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है इस देने का। मैं बार बार कहता हूं ये एग्ज़ाम सब लोगों के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम कुछ लोगों के लिए है जिनके पास 4-5 रिक्वायरमेंट हो। अगर आप वही नहीं कर पाते हो, अभी मैं लिख दिया नेवल सुप्रीमेसी, अभी मैं इसी पे सवाल पाऊँ आप गलत कर जाओ तो कोई पॉइंट नहीं है उसमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे।
तो जो नेवल सुप्रीमेसी थी उसका फर्क आया। उसके बाद जो डच आते हैं, डच ने क्या किया, जो डच का इंटरेस्ट था, डच ने कंट्रोल किया इंडोनेशिया पे और ब्रिटिश ने इंडिया, श्रीलंका, मलाया। डच ने कंट्रोल किया इंडोनेशिया पे, इंडोनेशिया पे, और ब्रिटिश ने इंडिया, श्रीलंका एंड मलाया। अब यह सवाल आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, कि डच ने इनिशियल टाइम पे कंट्रोल किस में किया, जो 16th सेंचुरी था, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। जो लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी है, जो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, इंग्लैंड एंड हॉलैंड, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड एंड फ्रांस, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इन द लेटर हाफ 16th सेंचुरी, इंग्लैंड, हॉलैंड एंड फ्रांस, इनके जो उनकी ग्रोइंग कॉमर्शियल और नेवल पावर्स थी, उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया अगेंस्ट द स्पेनिश एंड पुर्तगालीज मनी। तो जहां पर हमने बताया स्पेन और पुर्तगाल का मोनोपोली था, स्पेन एंड पुर्तगाल का जो मोनोपोली था, उसके खिलाफ इन लोगों ने संघर्ष कर दिया। हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पुर्तगाल का और स्पेन का इनिशियल स्टेज में मोनोपोली था। 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इन तीन शक्तियों ने, इंग्लैंड ने, हॉलैंड ने, फ्रांस ने, शुरुआत में स्पेन का और पुर्तगाल का, इन दोनों की मोनोपोली थी। लेकिन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, England, Holland and France wage a war against the monopoly of Spain and Portugal. So a war has been started. A war has been started. A commercial war has been started. और एक स्ट्रगल शुरू हो गया स्पेन और पुर्तगाल के जो वर्ल्ड ट्रेड का आधिपत्य था। इंग्लिश और जो डच मर्चेंट थे, वे आर नाउ एबल टू यूज केप ऑफ गुड होप था इंडिया के जाने के लिए। तो जो केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था, जो केप ऑफ गुड होप का रास्ता था, इसको इंग्लैंड और डच के मर्चेंट ने यूज करना शुरू किया। केप ऑफ गुड होप का रास्ता इंग्लैंड और डच के मर्चेंट ने यूज करना शुरू किया और उन्होंने इस रूट से इंडिया को आया। और जो ईस्ट में एम्पायर की रेस थी, रेस ऑफ एम्पायर टू द ईस्ट, रेस ऑफ एम्पायर टू द ईस्ट अब स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश कंट्रोल जो हो गया, यह स्टार्ट हो गया 1602 में। डच, इंग्लैंड, फ्रेंच, यह तीन महत्वपूर्ण पावर थी जो स्टार्ट हो गई यह जो पावरें थी, यह चार पावर अनिष्ठा। एक सवाल कई बार आता था पहले प्रीलिम्स में कि आप क्रम से सजाइए, कौन कब आया।
1498 में पुर्तगाल, डच 1602 में, इंग्लैंड 1600 में, तो फ्रेंच 1664 में। अगर इसको आपको करना है सीरीज में, पुर्तगाल पहले आएगा, इंग्लैंड नंबर 2 पे आएगा, डच नंबर 3 पे आएगा, फ्रेंच नंबर 4 पे आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एक्सक्लूसिव सवाल नहीं आएगा तो यह सवाल जो है किसी सवाल का पार्ट बना के डाल देंगे। यह 4 शक्तियां आ गई। तो जो भारत में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई और डच स्टेट जनरल ने, जो डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर दिया इंपावर करते हुए, मेक वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेस। 4 बात कही। वॉर, ट्रीटीज, बिल्ड फोर्ट्स, एक्वायर टेरिटरीज। चार अधिकार दिए गए। क्या क्या दिए गए? वॉर, ट्रीटीज, टेरिटरी एंड फोर्ट्रेसेस। अब देखिए सवाल क्या हो गया, ये चारों पूछ लेंगे। सवाल कैसे बनेगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फॉर्म की गई, डच पार्लियामेंट ने उनको चार्टर से क्या क्या अधिकार दिए। तो उनको 4 अधिकार दिए कि आप वॉर कर सकते हो, ट्रीटी कर सकते हो, किले बना सकते हो और टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हो। अब इन्हीं 4 को लिख देंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई उसको क्या क्या अधिकार दिए गए। ए वॉर के, बी ट्रीटी करने के, सी किले बनाने के, डी टेरिटरी एक्वायर करने के। अब करेंगे ओनली ए बी सी डी। अगर आपने एक भी मिस किया, इवन ए सिंगल यू हैव मिस्ड, आपका क्या होगा आंसर? गलत हो जाएगा। तो जो डच पार्लियामेंट ने राइट दिया, किसको दिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कंपनी इंग्लैंड की थी वैसे डच ईस्ट इंडिया, उनको क्या दिया? वॉर, ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेस। जो मेन इंटरेस्ट था डच का वह इंडिया में नहीं था, वह इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में था और स्पाइस आइलैंड थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच का इंटरेस्ट क्या था। डच इंटरेस्ट इट इज नॉट इन इंडिया। तो कहां था? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाइस ट्रेड। देखो याद करने की थोड़ा स्टाइल भी होती है। जो डच का इंटरेस्ट था, डच का इंटरेस्ट जो था वह इंडिया में नहीं था। डच का इंटरेस्ट था वो था इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया आइसलैंड था, जावा था, सुमात्रा था और स्पाइस आइसलैंड जहां पर स्पाइसेस प्रोड्यूस होते थे। बहुत जल्दी वह पुर्तगाल के द्वारा मलय, जो बहुत जल्दी वह टर्न आउट कर दिए गए पुर्तगाल के द्वारा मलय स्टेट्स में और इंडोनेशिया आइलैंड में। और 1623 में डिफीटेड बाय इंग्लैंड, और जो उनका एम्पायर का सपना था यह खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश किया ट्रेड डिपोट सूरत, ब्रोच, कम्बे, अहम में। लेकिन इन्होंने अपने ट्रेडिंग डिपोज थे वह भारत में स्थापित किए, सूरत में, कैम्बे में और ब्रोच में। देखिए डच जो है भारत के संदर्भ में एक छोटी पार्टी है। जो इंग्लिश की पार्टी है वो सबसे बड़ी है। जो इंग्लिश का एसोसिएशन है 1585 में इन A15। अब आते हैं हम इंग्लैंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। यह बैकग्राउंड में समझना जरूरी है क्योंकि बगैर वॉर समझे मजा नहीं आता है। 1585 किसका टाइम था? अकबर का टाइम था।
1585 टाइम किसका था? अकबर का टाइम था। तो अकबर के टाइम में जो प्रथम अंग्रेजी दूत मंडल था वह भारत में आता है। द फर्स्ट इंग्लिश मिशन। अब सवाल क्या हो गया? पहला अंग्रेजी दूत मंडल किसके समय में आ गया? व्हाट इज द क्वेश्चन? इन हुज रेन द इंग्लिश एम्बेसी एट द कोर्ट केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर। द इंग्लिश एम्बेसी केम इनटू द इंडिया। और बंबई के निकट जो कप्तान मिल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसैनिक बेड़े द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को हराया गया। अब यह जो अकबर के समय में आया सिर्फ दूत मंडल आया, उसके आगे कोई खास कार्य नहीं हुआ। तो सवाल क्या हो गया कि अकबर के कि पहला अंग्रेजी दूत मंडल किसके समय में आया? वो अकबर के समय में आया। यह दूत मंडल आया, कोई व्यापार का कोई विस्तार नहीं हुआ। अब सवाल कैसे होगा? अगर सवाल यह हो किसके समय में अंग्रेजी दूत मंडल आया तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अगर सवाल क्या हो जाए किसके समय में व्यापारिक कार्यों की बात आरंभ हुई तो आंसर जहांगीर हो जाएगा। देखिए, सवाल की भाषा आप समझने की कोशिश करिए। सब लोग बोलते हैं इंजीनियर सफल होते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले सफल होते हैं, हमारा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते। देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाया जा रहा है यही आंसर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पढ़ाया हुआ ही आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप उन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लड़कों से संघर्ष कर सकते हो जो 14-15 घंटे रोज पढ़ते ही पढ़ते हैं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ टुगेदर इफ वांट टू बिकम आईएएस। जो हमारा ये वेंचर है, हम लोग कोशिश करके पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद एग्जाम में परफॉर्म आपको ही करना पड़ेगा। तो 1585 में अकबर के समय में पहला दूत मंडल आया और मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का प्रथम आगमन हुआ। अंग्रेजों का प्रथम आगमन हम लोगों के समय में ये सब बड़े हिट सवाल हुआ करते थे। अब तो ये शायद सवाल उतने हिट नहीं, लेकिन क्या है, इन सवालों को वो सवालों का भाग बनाते हैं। मछलीपट्टनम, तो एक सवाल क्या हो गया? अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन कहां हुआ? लोग आप आंसर करते हो सूरत नहीं है, आंसर है मछलीपट्टनम। तो अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का प्रथम आगमन हुआ और 1611 में कैप्टन हॉमिन्स को मुगल सम्राट जहांगीर को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र, जेम्स प्रथम जहांगीर हॉकिंस। अब ये तीनों नाम याद होने चाहिए, एक साथ तीनों नाम याद होने चाहिए कि 1611 में इन 1611 में जेम्स प्रथम का पत्र लेके कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और 1612 में 1611 में और 1612 में 1612 सूरत फर्स्ट फैक्ट्री। गॉट इट? 1612 सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, 1600 अंग्रेजों का प्रथम आगमन मछली। देखो, अब देखिए 4 तथ्य हो गए। देखिए, मैं चारों तथ्यों को फिक्स करके सवाल बनाता हूं। द इनिशियल ट्रेड विथ इंडिया ऑफ इंग्लिशमैन has the following facts which one is not correct? A, first time in the court of Akbar ambassador came.
राजदूत आए, बी इन द टाइम ऑफ जहांगीर ट्रेड एक्टिविटी स्टार्टेड। सी the ambassador came to Akbar court, brought the letter of James I. D, the ambassador came to Jahangir court, brought the letter of James I. चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट। कम फास्ट। किसी को स्ट्राइक कर रहा है आंसर? जो भारत के साथ आरंभिक व्यापार हुआ, उस व्यापार में जो अंग्रेजों के साथ भारत का आरंभिक व्यापार हुआ, उसके बारे में क्या सही नहीं है? ए, पहली बार अकबर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत आया। बी, जहांगीर के समय में व्यापारिक कार्यवाही शुरू हुई। सी, जो व्यापार अकबर के कोर्ट में आया, जो राजदूत अकबर के दरबार में आया, वह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। जो राजदूत जहांगीर के दरबार में आया, वह जेम्स प्रथम का पत्र लेके आया था। बताओ। यस, राइट। अब जब ये जहांगीर के समय में 1611 में जो जहांगीर के समय में जेम्स प्रथम का पत्र लेके कप्तान हॉकिंस आए, 1612 में सूरत में फैक्ट्री बनी। 1618 में जो भारत में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो थे, उनको मुगल सम्राट जहांगीर और उनका जो शहजादा खुर्रम था, फरमान मिला। फरमान थॉमस रो, जहांगीर, खुर्रम। हॉकिंस को फरमान नहीं मिला था। 1618 में जो ब्रिटिश राजदूत थे सर थॉमस रो, वह मुगल सम्राट जहांगीर और जो शहजादा खुर्रम थे, इनके द्वारा 2 फरमान प्राप्त हो गए, जिसमें से एक फरमान के द्वारा, जो एक फरमान था, उसमें अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति। एक फरमान जो था जिसमें अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी गई, और दूसरा क्या था? व्यापारिक करों में रियायत। व्यापारिक करों में रियायत। 2 महत्वपूर्ण काम किए गए। उनको व्यापार की अनुमति भी दी गई और उनको व्यापारिक करों में रियायत दी गई। और 1626 में बंबई पर अधिकार।
1626 में बंबई पर अधिकार किया गया। तो फरमान थॉमस रो, जहांगीर, खुर्रम, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति, व्यापारिक करों में रियायत, और 1626 में अंग्रेजों द्वारा बंबई पर अधिकार, और 1628 में डचों के साथ युद्ध किया गया और मसूलीपत्तनम अंग्रेज ने परित्याग किया। अब डच संघर्ष हुआ, जहां पहली बार आए थे डच के साथ संघर्ष, स्ट्रगल विद डच एंड मछलीपत्तनम को परित्याग, दे लेफ्ट द मछलीपत्तनम, मछलीपत्तनम का उन्होंने परित्याग कर दिया। और उन्होंने उसके साथ क्या हो गया, 1652 में मद्रास को प्रेसिडेंसी, और 1652 में मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाती। 1652 में मद्रास को प्रेसिडेंसी बना दी गई। और 1698 में सबसे महत्वपूर्ण काम हो रहा है 1698। 1698 में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, उन्होंने जो 3 गांव थे, सुतनौती, कलकत्ता और गोविंदपुर, इसकी जिम्मेदारी प्राप्त की। सुतनौती, कलकत्ता एंड गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। इन 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की। इन 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की, सुतनौती, कलकत्ता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी उन्होंने प्राप्त कर ली। अब इससे क्या हो गया, कलकत्ता की स्थापना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कलकत्ता। अब सवाल क्या, यह सवाल बहुत आता है, यह सवाल बहुत आता है कि कैसे कलकत्ता इसका आरंभ हुआ। इसका नाम था कलिकता, नॉट कलकत्ता, कलिकता, कालिकता। अब सवाल बहुत आता है कलकत्ता कैसे बना, जो 1698 में सुतनौती, कालिकता, गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की। इन 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद कलकत्ता की स्थापना की गई। अब देखिए, इसी को हम बनाते हैं सवाल में। ये सवाल आ चुका है, अगर हम कहते हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, को हम मिक्स करें तो 3 से 4 बार ये सवाल आ चुका है, कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। हाउ व्हाट इज wrong with respect to, what is wrong with respect to establishment, with respect to establishment of Calcutta? A, it was established after getting zamindari of 3 village. B, it was won by war with Dutch. C, it was given by Mughal Emperor. D, it was traded with Dutch with Pondicherry.
चलिए देखिए, इस सवाल ऐसे बनाए, हमने किसी गांव का नाम नहीं लिखा। वॉट वाज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कलकत्ता। कलकत्ता को स्थापित करने के बारे में क्या गलत? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर गेटिंग जमींदारी ऑफ 3 विलेज। 3 गांवों की जमींदारी को प्राप्त करने के बाद इसको स्थापित किया गया। बी, इट वॉज वन बाई वॉर विद डच। डच के साथ युद्ध करके इसको प्राप्त किया गया। सी, इट वॉज गिवन बाई मुगल एम्पायर। यह मुगल राजा के द्वारा दिया गया। डी, इट वॉज ट्रेडेड विथ डच विथ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के साथ अदला बदली में लिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यह सवाल आप, उन्होंने तीनों का नाम भी गायब कर दिया। वीना सिंह, सवाल पढ़ो फिर से। वॉट इज रॉन्ग? वॉट इज रॉन्ग? अब आंसर क्या है? आंसर क्या है? ए बी सी। बी सी डी। इसके अलावा सब रॉन्ग है। इसके अलावा सब रॉन्ग है। यह भी रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है। आप लोग इतने दिन मेरे साथ पढ़ के, वीना सिंह तीनों रॉन्ग है। फिर से देखो आप, एक के अलावा सब। देखिए, हम तुरंत ही अभी सवाल बताए हैं, आंसर तुरंत आप सही नहीं कर पा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ एक सही है। अभी बताया कि जो कलकत्ता का विकास हुआ 1698 में, अंग्रेजों को सुतनौती, कलकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों ग्रामों की जमींदारी प्राप्त हुई और 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की पृथक प्रेसिडेंसी को गठित किया। अब एक सवाल फिर बन गया कि पहले बनी मद्रास की प्रेसिडेंसी, फिर बनी कलकत्ता की और फिर बनी बंबई की। देखिए, सवाल बनाना अगर आप नहीं सीखोगे, आप प्री में फेल ही होगे। मैं एक बार एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपने सवाल बनाना नहीं सीखा, प्री पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा इलाहाबाद प्रीलिम्स में फेल क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। आप लोग सवाल ही नहीं बना पाते हो। यू नीड टू मेक क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जब पढ़ाई करने के बाद सवाल नहीं बन पाता है। सब पढ़ाई करने के बाद सवाल बनना चाहिए। तो 1700 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने बंगाल को एक पृथक प्रेसिडेंसी के रूप में गठित किया। सर चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। तो सर चार्ल्स आयर जो हैं, यह इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर, व्यापार, सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1717 फर्रुखसियर व्यापारिक चुंगी कर समापन। 1717 में फर्रुखसियर ने, उन्होंने क्या किया? कंपनी के व्यापार को व्यापारिक चुंगियों से मुक्त कर दिया। जो 1717 में हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, The Emperor Farrukhsir confirms the trade privilege granted by earlier सूबेदार ऑफ बंगाल। तो 1717 में जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ, उस महत्वपूर्ण फैसले के बाद क्या हुआ कि इनको व्यापारिक करों से आराम मिल गया, व्यापारिक करों से इनको मुक्ति मिल गई। और
17 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यभार है उस कार्यभार में ग्रोथ होना शुरू हो गया। तो अगर हम ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें 1600 से 1717 के बीच 1600 टू 1717, तो जो ग्रोथ है ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रोथ है। इन्होंने पहले 1623 में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए सूरत, बरोच, अहमदाबाद में और कहते हैं मछलीपत्तनम में। इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की साउथ में मछलीपत्तनम में। आइसलैंड जो बॉम्बे का था वो एक्वायर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1668 में। इसको तुरंत फोर्टिफाई किया गया और बंबई जो है एक लार्ज इजी टू डिफेंड पोर्ट बन गया और इसके कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास होने लग गया। यह आपके मॉडर्न इंडिया का स्टार्टिंग पार्ट है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास की यात्रा क्या है। 1717 से 1757 की यात्रा। अगर हम पूरे भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करें 1600 से 1717, 1717, 1757, 1757, 1857, 1857, 1885, 1885, 1905, 1905, 1915, 1915 to 1930, 1930 to 1939, 1939 to 1947। अब यह बाइफर्केशन बताता क्या है? What this bifurcation is saying? हमने इतिहास को इस तरह बांट कर समझने की कोशिश की। पहला देखिए यह कहां जाके बंद हो रहा है? फर्रुखसियर का फरमान। अब एक सवाल उठता है कि मुगल बादशाह जो शक्तिशाली थे, सारी शक्तियों के बावजूद वह ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? उसका कारण क्या था? उस समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। वह एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। वह एक व्यापारिक संस्थान थी। यह व्यापारिक संस्थान सिर्फ एक बात में रुचि रखता था, आयात और निर्यात में। तो भारत के सामान, उस समय कच्चे माल नहीं जाते थे। शुरुआती दौर में भारत से कच्चे माल नहीं गए, भारत से उत्पादित माल गए और उसके बदले में भारत में सोना आया, मुद्रा आई, धन आया, विदेशी सामान आए। तो जो आरंभिक समय का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, वह स्ट्रक्चर भारत के पक्ष में था। वह पक्ष में किस तरह था कि 1600 से जब आती है तो 1600 से 1717 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग डिपो था। वह कच्चे माल लाया करते थे। वह उत्पादित माल यहां से वह कच्चे माल नहीं ले जाया करते थे, वह उत्पादित माल ले जाया करते थे और विनिमय के माध्यम से भारत को सोना, मुद्रा और विदेशी सामान मिलते थे। 1717 से 1757 यह वह काल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमा रही थी और यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी करों की चोरी करना शुरू कर रही थी। यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी निवेश चाह रही थी। निवेश क्या था कि भारत में उसको कर देना पड़े।
और भारत के अंदर करों से अगर बचौती हो जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक सस्ते दर का माल प्राप्त करेगी। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई है, यहां से लूट का साम्राज्य शुरू होता है। जब यह करों से मुक्ति चाहने लग गए और बंगाल से प्राप्त राजस्व, बंगाल के राजस्व पर इनका कब्जा हो गया और बंगाल से प्राप्त राजस्व से यह सामान खरीदते थे, उसको ले जाकर विदेशों में बेचते थे। तो जो इनके लाभ का प्रतिशत था बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1757 से 1857 तक यह एक इनका लूट चलता रहा। 1857 में वह क्रांति होती है। 1857 में क्रांति होती है, जो क्रांति विफल हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद 1857 से 1885 यह महत्वपूर्ण क्यों है? उस समय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं बन रही थीं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, और उन पूर्ववर्ती संस्थाओं में से जो लोग निकले, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने ब्रिटिश उदारवाद के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो ब्रिटिश उदारवाद चेहरा था उसको बेनकाब कर दिया और ये कहने लगे कि भारत की बदहाली का कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज है। भारत की गरीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज है। जो संपदा के दोहन का सिद्धांत था, जो संपदा का दोहन था, वह पूरी तरह सामने आने लग गया। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी हुई, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हुई, वह इस दौर में बहुत तेजी से विकसित होने लग गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से 1905 का दौर, यह दौर है प्रारंभिक राष्ट्रवाद का। यह प्रारंभिक राष्ट्रवाद क्या था? यह जनता में यकीन नहीं करते थे। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वह जनता में यकीन नहीं करते थे। उनका जनता की शक्तियों में कोई यकीन नहीं था। ये पिटीशंस देते थे। जो इस दौर में सुधार की मांग की गई, वो सुधार की मांग क्या थी? काउंसिलों में प्रवेश। ये छोटे मोटे सुधार की बात करें, जब हम बात करेंगे 1861, 1892 की एक्ट की, तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 1905 से 1915 उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेने लग गया और बंगाल का विभाजन और गांधी का आगमन 1905 से 1915 के बीच क्यों बांटा गया है? बंगाल का विभाजन 1905 और गांधी का आगमन 1915। बंगाल का विभाजन 1905, गांधी का आगमन 1915। 1905 से 1915 के बीच का जो काल है, यह देश की राजनीतिक परिस्थिति को बदलने का काल था। बंगाल विभाजन होता है, एक आंदोलन होता है, आंदोलन का उग्रवादी तेवर आता है, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा आता है और अंग्रेजों को लगता है भारत की राष्ट्रीयता बढ़ रही है। 1915 से 1930 यह गांधी के आंदोलन का वर्ष था। 1930 क्यों रखा गया है? पूर्ण स्वराज, गांधी का आगमन, गांधी का चौरी चौरा का आंदोलन, गांधी का आंदोलन वापस लेना, 1927 का साइमन कमीशन, 1927, 28, 29 का लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। 1927 मद्रास, 1928 कलकत्ता, और 1929 लाहौर। यह तीन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। हम लोग उस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे जब वहां पे हम पहुंचेंगे। तो यह कालखंड क्या है? यह पूर्ण स्वराज, यह गांधी का कालखंड 1930 से 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है।
और 1939 के बाद जिन्ना की सांप्रदायिकता आती है। गांधी के दो महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं, गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी का अंबेडकर के साथ जो पैक्ट होता, पूना पैक्ट। और 1938-39 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, जिसमें महात्मा गांधी बनाम सुभाष बोस होता है, महात्मा गांधी बनाम सुभाष बोस होता है। तो 1930 से 1939 और 1939 1947 जब भारत आजाद होता है। इतने कालखंडों में हम भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। जो भारत का आधुनिक इतिहास है, यह इतने कालखंडों में, इतने खंडों में बांटकर हम समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इट्स इनिशियल लेक्चर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दिन में 2 लेक्चर संभालना बहुत मुश्किल काम है। उसका कारण क्या है कि मैं बगैर पढ़े पढ़ा नहीं पाता। मेरे अंदर ये डिमेरिट है कि मैं लाख कोशिश करूं, बगैर मुझे 2-3 घंटे पढ़े मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल 2 लेक्चर एट ए डे। चूँकि अब मेरे पास ऑफिस का काम भी है, मैं नौकरी करता हूं, मैं कोई पेशेवर अध्यापक हूं नहीं। तो इसलिए लेट्स सी, आई विल सी अगेन यू एट 6 o'clock फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के लिए। तो विल अगेन मीट एट द 6 o'clock। टेक केयर। आप लोग इसको फिर से पढ़ लीजिए, हम लोग आगे फिर इसमें बात करते रहेंगे। धन्यवाद।